2024 के लोकसभा चुनाव में अब 400 दिन से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी का 400 सीटें जीतने वाला प्लान एक्टिव हो चुका है। राजनीति में सरप्राइज फैक्टर को हमेशा गेम चेंजर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सरप्राइज देने वाले फैसलों के लिए भी जाना जाता है। सभी को अपने फैसलों से चौंकाते रहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास स्टाइल माना जाता है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो या फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। 2024 से पहले ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा प्लान भी एक ऐसा ही सरप्राइज फैक्टर है जिसे तुष्टीकरण पर मोदी स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम मोदी के पसमानदा शास्त्र के हर चैप्टर को आपके लिए डिकोड करेंगे। मोदी के पसमानदा प्लान को बीजेपी का डबल धमाका कैसे बताया जा रहा है और कैसे 2024 में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे बीजेपी को ना सिर्फ मुसलमानों के बीच अपनी इमेज मेकओवर का मौका मिलेगा, बल्कि इसके सहारे बीजेपी 2024 में मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी की अपनी राजनीतिक इतिहास में पहली बार पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए खास स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है बीजेपी। खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम जोड़ो अभियान का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी बार बार पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। जनवरी में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ संपर्क बनाने पर जोर दिया। वो खबर हमने आपको बताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मुस्लिम वोट दें ना दें, आप सबसे मिले, वोट मिले ना मिले, आप सबसे मिले, उनसे संपर्क बनाए रखें। इस साल के आम बजट पर बात करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर खास तौर पर उनका जिक्र किया, उनकी चर्चा की। सुशासन को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी पसमानदा मुसलमान समाज की मुख्य धारा में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है, उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में, पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स को तेजी से काम करना होगा। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लगातार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के लिए अछूत बनाने की कोशिश की जाती है। मैसेजिंग होती है कि एंटी मुस्लिम बीजेपी, ऐसी धारणा बनाई जाती है कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं ग्राउंड पर। लेकिन पिछले कुछ समय से इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है। मुस्लिम वोट भी विपक्ष के हाथ से जाने वाला है। हाल के कुछ चुनावी नतीजों में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत यही बताती है कि बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरी लगातार घट रही है। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की कामयाबी को पीएम मोदी एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। इसी बदलाव से पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। 2024 के लिहाज से मोदी के पसमानदा प्लान को अचूक रामबाण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश के मुसलमानों में 80%, यह आंकड़ा सुनिएगा, देश के मुसलमानों में बल्कि 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। जिन राज्यों में पसमानदा मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वो बीजेपी के गढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2024 के लिए प्रचार अभियान में पसमानदा यानी कि मुसलमानों के 80% समझ लीजिए, 80 से 85% जो पिछड़े मुसलमान पसमानदा हैं, प्रचार अभियान में पसमानदा मुसलमानों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है।
बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम अभियान शुरू किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन भी आयोजित कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा और पिछड़े मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने पर बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पसमानदाओं तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि वोट मिले ना मिले आप सबसे मिले, स्वार्थ का रिश्ता नहीं। वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। सेकुलरिज्म की 70 साल की राजनीति ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का किया कि वो किया है पसमानदा मुसलमानों का। तुष्टीकरण की राजनीति ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का किया है तो वो किया है पसमानदा मुसलमानों का। इसलिए पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। इसलिए आप समझ लीजिए पहले कि पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं। बार बार ये शब्द जो है, दरअसल ये ना फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है छूटा हुआ, यानी कि पसमानदा उन मुसलमानों को कहा जाता है जो विकास में कहीं पीछे छूट गए हैं और पिछड़े हैं, दलित हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से मैंने आपको बताया 80 to 85%, 80% के करीब पसमानदा ही है। यानी कि वो मुसलमान जो अशिक्षित हैं और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता है, जो सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की जिनकी परवाह नहीं है, जिन्हें पढ़े लिखे और संभ्रांत मुसलमानों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता है। 80 से 85% है। आप इसे भारत के मुसलमानों का 80-20 भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% आज भी गरीबी और पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। 20% के पास सब कुछ है, 80% पिछड़े, गरीब। आपको जानकर यह सुनकर हैरानी होगी, जैसे हिंदू धर्म कई जातियों में बटा है ना, वैसे मुसलमान भी कई जातियों और वर्गों में बटा हुआ है। आमतौर पर यह माना जाता है ना, यह धारणा है कि भाई इस्लाम धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमान 3 वर्गों में बटे हुए हैं। पहले हैं अशरफ। अशरफ उच्च या शरीफ का बहुवचन है। अशरफ जो आर्थिक रूप से मजबूत और संभ्रांत माने जाते हैं। इनमें अरबी, ईरानी, सैयद, शेख, मुगल, मिर्जा, पठान जैसी जातियों के लोग होते हैं। अशरफ, संभ्रांत, जिन्होंने किसी जमाने में भारत पर लंबे समय तक शासन किया था। दूसरे होते हैं अजलाफ। अजलाफ अजलाफ जो है वो जिल्फ शब्द का बहुवचन। जिल्फ का अर्थ होता है कि असभ्य, मतलब वो लोग जो पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों में थे और जिन्होंने इस्लाम अपना लिया, पिछड़े मुसलमान। तीसरे हैं अर्जल। ये रजील शब्द का बहुवचन है। जातियां होती हैं, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नीच या निचला। मतलब अर्जाल में ज्यादातर साफ सफाई करने वाले मुसलमान शामिल होते हैं। ये वो दलित हैं जो इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन चुके हैं। आप कह सकते हैं कि अजलाफ और अर्जल ही आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं, 80 to 85%। देखिए, आमतौर पर ना ये माना जाता है कि मुसलमान सिर्फ शिया और सुन्नी जैसे 2 वर्गों में बटे हुए हैं। आपने भी सुना होगा ना, शिया सुन्नी, बात खत्म। लेकिन अब आप ये समझ गए कि भाई ऐसा नहीं है। इसका एक और उदाहरण आपके लिए हम लेकर आए। देखिए, 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम विचारक जियाउद्दीन बरानी ने एक किताब लिखी थी। नाम था फतवाए जहानदारी। ये शासन चलाने की एक तरह की ना संहिता थी और इसमें जन्म के आधार पर मुसलमानों को अलग अलग जातियों में या कहें वर्गों में बांटने की जबरदस्त पैरवी की गई थी। यानी मुसलमानों में वर्ग व्यवस्था आज की नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्ष पुरानी। और इसी व्यवस्था के तहत कुछ मुसलमान विकास की दौड़ में आगे निकल गए और कुछ पीछे छूट गए। जो पीछे छूट गए वो पसमानदा, और आज ये पीछे छूट गए मुसलमान ही पसमानदा कहलाते हैं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से 4 से 5% यानी कि करीब 1 करोड़ शिया भी हैं। माना जाता है कि हाल ही में शिया मुसलमानों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है और वो शिया जो है वो शिक्षा और आर्थिक स्थिति के मामले में शियाओं की स्थिति सुन्नी मुसलमानों के मुकाबले बेहतर मानी जाती है। इसी तरह एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 12.5 लाख बोहरा मुसलमान भी है। पसमानदा और बोहरा मुसलमान, अब इनमें से भी ज्यादातर पढ़े लिखे, आर्थिक रूप से मजबूत और व्यापारी हैं, जबकि ज्यादातर पसमानदा सुन्नी मुसलमान हैं। जो पसमानदा हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। यानी कि बीजेपी, शिया पहले से बीजेपी के साथ लगभग मानकर चलिए, बीजेपी शिया और बोहरा मुसलमानों के बाद अब आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और मुस्लिम समुदाय में बहुसंख्यक, मुसलमानों में बहुसंख्यक का दर्जा रखने वाले
सुन्नी मुसलमानों को भी अपने साथ लाना चाहती है। हैरानी की बात यह कि भारत के मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के हिसाब से आज से नहीं बल्कि 700 वर्षों से अलग अलग वर्गों में बंटे हैं, लेकिन आजादी के 70 वर्षों के दौरान आई सरकारों ने इन्हें मुख्य धारा में लाने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि तुष्टीकरण के टूल के जरिए सिर्फ इनके वोट हासिल किए, सरकारें बनाई। जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी सरकार में मुसलमानों को ना तो जगह दी जाती है ना चुनाव लड़ने के लिए टिकट, उन्हें आज एक आंकड़ा देखना चाहिए। घबरा जाएंगे आंकड़ा देखकर वो लोग जो तुष्टीकरण और नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं, डर की दुकान, जो डराते हैं। 1947 से 2014 तक देश में, ध्यान से सुनिएगा, आजादी 1947 से 2014 तक देश में 7500 सांसद चुने गए, 7500। इनमें से मुसलमान सांसद कितने थे? 400। अब इनमें से भी जो 20% है ना अशरफ मुसलमान, संभ्रांत, वो 400 में से 340 अशरफ थे। और जो पसमानदा है ना, मतलब जो पिछड़े हुए हैं, सिर्फ वो सांसद थे सिर्फ 60, यानी कि 80% मुसलमान जो थे वो उनका संसद में प्रतिनिधित्व 47 से लेकर 2014 तक सिर्फ 60 सांसद, 400 में से 60 पसमानदा, उनका प्रतिनिधित्व किसी ने नहीं सोचा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। मतलब सांसदों को देश की संसद में अपनी और अपने वर्ग की आवाज उठाने का मौका कितने पसमानदाओं को मिला? शायद कभी नहीं। कभी 70 वर्षों के दौरान तुष्टीकरण के इन गड्ढों को भरने की कोशिश ही नहीं हुई। आपने शाहबानो केस की चर्चा जरूर सुनी होगी बार बार। शाहबानो जब 62 साल की थी ना, तो उन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली। ये बात 1978 की है। मोहम्मद अहमद खान पढ़े लिखे, अमीर और एक रसूखदार वकील थे, यानी वो एक उच्च वर्ग से आते थे। शाहबानो को तलाक देने के बाद मोहम्मद अहमद खान ने वादे के अनुसार हर महीने पैसे भी देने बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? 1981 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शाहबानो वाले मामला, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए मोहम्मद अहमद खान की तरफ से दलील दी गई कि वो शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं देंगे, वो जरूरी नहीं है। इस्लाम उन्हें दूसरी शादी करने की इजाजत देता है, हम गुजारा भत्ता शाहबानो को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको गुजारा भत्ता देना होगा, और मोहम्मद अहमद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया। लेकिन उच्च वर्ग के मुसलमानों को यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने इसे शरिया में दखल अंदाजी बताकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? 1986 में चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक हाथ से खिसक जाने के डर से तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। यह मामला भारत के राजनीतिक इतिहास में तुष्टीकरण के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर स्थापित हो गया। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि उसके लिए किसी के संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, शाहबानो का मामला 47 से 2014 तक देश की संसद में पहुंचे पसमानदा मुसलमानों की संख्या बताती है कि भले ही कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां देश के 20 करोड़ मुसलमानों को अपना सबसे स्थायी परमानेंट वोट बैंक समझती हैं, लेकिन असल में इन 20 करोड़ मुसलमानों के बीच पिछड़े 80% मुसलमानों की चिंता किसी को नहीं रही। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होंगे, देखते रहिए देश नहीं झुकने देंगे।